से पधारे हुए मेरे नौजवान युवा साथियों, इज्जतदार बुजुर्गों, माता बहनों, आप सबको मेरी ओर से जोहार करता हूं। साथ में इस मंच से जो पुरखों की तस्वीरें लगी हैं उनको नमन करते हुए यहाँ के जो दौलिया बावसी है उनको नमन करता हूं। वो इसलिए करता हूं कि दौलिया बावसी पर आज भी हमारे पुरखों के सिरे के लिए हमारे बाप दादा यहाँ आते हैं और दौलिया बावसी से केसर चढ़ाकर हम लोग वापिस वहां पर पहाड़ों में स्थापित करते हैं पुनः रीति रिवाजों के साथ में। लेकिन जो हमारे पुरखों के बावजी थे, जो कालिया बावसी के नाम से भी जाना जाते थे, दौलिया बावसी के नाम पर दौलागढ़ में, कालिया बावसी के नाम पर केसरिया जी में और बुरिया बावसी के नाम पर गौतमेश्वर में, कालांतर में धीरे धीरे हमारे लोगों से इनकी पूजा विधि छीनी गई थी और केसरिया जी पर आज किसी और ने कब्जा जमाया है। इसी तरीके से अभी हाल ही में गोटिया अम्बा पर जो घटना हुई थी, उस गोटिया अम्बा की घटना में भी हमारे पुरखों का इतिहास है, रीति रिवाज है, संस्कृति और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज आदिवासी परिवार की ताकत बढ़ती नजर आ रही है। आदिवासी परिवार की बढ़ती ताकत को एक नारे से जोड़ा जाता है कि एक तीर एक कमान, और एक तीर एक कमान के नारे से पूरे देश के आदिवासी एक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे वक्त में आरएसएस का संघी विचारधाराओं को यह बात हजम नहीं होती है तो आरएसएस और संघी विचारधाराएं आदिवासी को या आदिवासी से लड़वाने के लिए आगे करती है और आदिवासी के कंधों पर बंदूक रखकर उनको इस बात की ओर आगे ले जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है कि जब आदिवासी के देवी देवताओं पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, आदिवासी देवी देवताओं के साथ में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, उसी परिवार से जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी परिवार की बढ़ती ताकत को रोकना चाहते हैं। और इसी तरीके से राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भी जो अंबागढ़ का किला था, उस अंबागढ़ के किले के ऊपर जो मेड़ाओं का अंबागढ़ था, भगवा रंग लगा झंडा लगाया गया था, लेकिन वहां के मेड़ा उनके अंदर आपसी दरार डालने की कोशिश की थी, एक हुए थे और अंबागढ़ के किले को आरएसएस से आजाद कराया था। इस प्रकार से आज जो 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब है, उस किताब के अंदर हमारा पुरखों का इतिहास है। मानगढ़ की वो पहाड़ी शौर्य पराक्रम बलिदान और त्याग और भक्ति की पहाड़ी है, जिस पर हमारे पुरखों ने 17 नवंबर 1913 के दिन पूरे मानगढ़ पर ब्रिटिश हुकूमत कहती है, ब्रिटिश हुकूमत का रिकॉर्ड कहता है कि 1 लाख से ज्यादा आदिवासी उस समय उस पहाड़ी पर इकट्ठे हुए थे और उस समय ब्रिटिश हुकूमत के कागजात कहते हैं कि 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। और जब 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे तो वो लोग सिर्फ संप सभा की मांग नहीं कर रहे थे, वो लोग सेपरेट बिल प्रदेश की मांग कर रहे थे, सेपरेट बिल टेरिटरी की मांग कर रहे थे। और इस बात को लेकर ब्रिटिश हुकूमत को ये बात जमी नहीं, तब वो लोगों ने हमारे लोगों को भी आगे किया और इस बात को, इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो 17 नवंबर 1913 को हमारे लोगों के साथ में गोलीकांड हुआ था। लेकिन हम उस पराक्रम और शौर्य को भूलना नहीं चाहते। उस पराक्रम और शौर्य के बाद में आज कुछ लोग जिनको मानगढ़ के जो शहादत हुआ उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, वो कह रहे हैं कि इनका इतिहास मिटा देंगे। मैं इस ओछी मानसिकता पर आरएसएस के कठपुतली मन्नालाल रावत सांसद को कहना चाहता हूं, जब जब बिरसा मुंडा, टंटे मामा जैसे लोगों का इतिहास जिंदा है, जब जब हमारे और आपके जैसे नौजवान तैयार हैं, तब तक हर घर घर से एक बिरसा तैयार करा है, हर घर घर से एक कालीबाई तैयार करी है। आप हमारे विचारों को कभी नहीं मार सकते। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ऐसे मन्नालाल 1000 पैदा होंगे समाज में, क्योंकि बिरसा मुंडा को जब अंग्रेजों ने मारा था, धीमे जहर दिया था, तब भी पकड़ाने वाले उन्हीं समाज के लोग थे। जब टंटे मामा को पकड़ा गया था तब भी उसी समाज के लोग थे।
तब हम ये सोच सकते हैं कैसे मन्नालाल रावत जैसे हजार मन्नालाल रावत तैयार हो जाए, लेकिन आदिवासियों के बढ़ते आंदोलन को, आदिवासियों की बढ़ती क्रांति को तुम हरगिज नहीं रोक सकते। और हम लोग भील प्रदेश की मांग को विधानसभा के अंदर टेबल ठोक कर कह सकते हैं, यहाँ पर छाती ठोक कर कहेंगे कि भील प्रदेश जब तक नहीं बनेगा हमारा एक लहू लहू का कतरा भी उसके लिए काम करेगा। साथियों, आज जिस तरीके से हमारे हक को मारा जा रहा है, यह बहुत बड़ी सोचने का बात है। जो लोग आदिवासियों के वोटों से जीत कर जाते हैं और आदिवासियों को मारने की बात करते हैं। हम लोग उदयपुर के अंदर लगातार खबरें देख रहे हैं कि पैंथर के द्वारा आदिवासियों पे हमला किया जा रहा है। और अभी सरकार को सफलता हासिल हुई कि पैंथर को पिंजरे में बंद किया था। उसी प्रकार से उदयपुर से वोट लेकर कुछ लोग दिल्ली की ओर लौटे थे, वो भी उस पैंथर की तरह कम नहीं है, जिन्होंने आदिवासियों के वोट लेकर यह कहा कि आदिवासियों का घर चला दो, आदिवासियों को मारो। तो आज मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने उस आदमखोर पैंथर को पकड़ा था, इस आतंकवादी पैंथर को वक्त आने पर अपन पिंजरे में बंद करेंगे। साथ साथ में यह बताना चाहूंगा कि आज सरकारें हमारे साथ कितना भेदभाव करती है। आए दिन ऐसे कानून जो हमारे हक के खिलाफ है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो न्यायालय है, ये आदिवासियों के कब से हितैषी बन गए, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। और आज जिस तरीके से एसटी भाई, एससी भाई, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एक होने लगे, तब इन सरकारों को चिंता सताने लगी कि आज हमारा जो जनाधार है इसको कैसे घटाया जाए। तब न्यायालयों से एसटी एससी को अलग करने के बयान, अलग करने के फैसले सामने आते हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आदिवासियों का आरक्षण कैसा होगा, आदिवासियों का आरक्षण कब तक होगा, यह फैसला आदिवासी करेगा, आपकी न्यायालय नहीं करेगी। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2013 अधिसूचना आई थी, उस अधिसूचना की वजह से हमारे लाखों हजारों बेरोजगार आज पलायन कर रहे हैं अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई। उनकी वजह से अभी जो हाल ही में 2016 के बाद में जितनी भी भर्तियां आई, जिंदगी से खेल रही है। हम लोगों ने ये जो गोंगी, आंधी, बैरी सरकारें हैं, इन सरकारों को शायद बेरोजगारों की पीड़ा नजर नहीं आती है। अभी हाल ही में एक दर्दनाक घटना सामने आई थी कि यहाँ पर परीक्षा देने गए थे नौजवान, जो अपने भविष्य के लिए गए थे, जिंदगी मांगने के लिए गए थे, और जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, भविष्य से हाथ धो बैठते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यह भजनलाल सरकार है, और भजनलाल सरकार की जिम्मेदारी की वजह से हमारे यहाँ पर नौजवानों ने हक खोया है। और आज मैं उसी सरकार से मांग करता हूँ, इस मन से बड़ी पीड़ा के साथ में, कि उन नौजवान बेरोजगारों के जो अपनी पीड़ा के साथ में इस दुनिया में नहीं रहे, उनको आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं सरकार के समक्ष भी यह मांग करूंगा। साथ साथ में मैं आप सबके बीच में खड़ा हूं, तो अगली बार विधानसभा के अंदर जब मौका मिलेगा तो बेरोजगारों का सेंटर इधर से उधर हो, इतना तड़पाने की नौबत आती है, मैं वहां सरकार के बीच में खड़ा होकर लड़ूंगा। अगर मुझे मौका मिला, साथ साथ में मेरे दो भाई और भी हैं, हम लोग भी लड़ेंगे। हम लोगों का बढ़ता वैचारिक आंदोलन, बढ़ती हुई ताकत पूरे देश के आदिवासी समझने लगा है कि किस तरीके से आदिवासियों के साथ में धोखा हुआ, कुटाराघात हुआ, इतिहास को छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो पूरे देश का आदिवासी एक होता जा रहा है। और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको अधिकार मिले हैं। आजादी के 75 वर्ष बाद भी जब 5वीं अनुसूची का प्रावधान संविधान में दिया हुआ है, लेकिन संविधान की किताब में कैद पड़ा हुआ है। हमारे वोटों से जीतने वाला नेता आज तक इस 5वीं अनुसूची का जिक्र नहीं करता है, और हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया। आज जहां जहां आदिवासी रहता है, सबने अपनी बात बारी बारी से करी है, लेकिन हर आदिवासी जंगल से विस्थापित हो रहा है, अधिकारों से विस्थापित हो रहा है, उसके हक को मारा जा रहा है। चाहे मणिपुर का आदिवासी हो, चाहे छत्तीसगढ़ का आदिवासी हो, चाहे झारखंड का आदिवासी हो, चाहे राजस्थान का आदिवासी हो, चाहे खेरवाड़ा का आदिवासी हो, खनन के नाम पर यहाँ पर भी विस्थापित होते जा रहे हैं। अभी भाई बता रहे थे कि जमीन हमारी है, खनन हमसे करते हैं, लेकिन नौकरियों में किसी और को लगाते हैं, हम लोगों से सिर्फ मजदूरी करवाते हैं। तो आज इस बात की जरूरत है कि हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा, अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जो मंत्री यहाँ पर अच्छी राजनीति करते हैं,
जाडोल, पलासी और कोटड़ा से खबरें आती है अखबारों में कि अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को 3-3 महीने के औलाद को बेचा जाता है दिल्ली जैसे शहरों में। तब ऐसे मंत्री को शर्म आनी चाहिए कि वहां पर ऐसी क्या हालात है, 5-5 बार विधायक करने के बाद भी अपनी हालात सुधार नहीं पाए। जब उनकी विधानसभा के अंदर प्रचार करने गया था, आंखों में आंसू टपक रहे थे कि शिक्षा की व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और आप धर्म और धर्म की राजनीति में पड़े हुए हो। यह बात होनी चाहिए थी कि आदिवासी के उत्थान के लिए क्या करें, आदिवासी को पलायन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, आदिवासी को शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, इस मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, हम 3 भाई जो विधानसभा में गए और हमारे बड़े भाई लोकसभा में गए, जब जब मौका मिला सदन के अंदर अपनी बात रखने का, राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत में अपनी बात रखने का, हमने यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा की बात करी, रोजगार की बात करी, किसानों के हक की बात करी, जल जंगल जमीन बचाने की बात करी, 5वीं अनुसूची की बात करी। लेकिन यहाँ के विधायक और सांसद जब गए तो जिन वोटों से जीत के गए उन्हीं लोगों को बाहर निकालने की बात करी। ये उस विचारधारा में और ये इस विचारधारा में फर्क है। खरवाड़ा के भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग मतभेद अलग अलग हो गए थे, अलग अलग विचार हो गए थे, लेकिन आज मतभेद तो एक हो गए, हमारे मनभेद एक नहीं हो पाया। क्या मैं सही कह रहा हूं? मनभेद हमारा एक नहीं हो पाया है। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या आप चाहोगे कि आरएसएस जैसी विचारधारा आदिवासी को खत्म करे और ये देखना चाहोगे क्या? आप हाथ खड़ा करके बताओ कि ऐसी विचारधारा को निस्तो नाबूद कर देंगे। हाथ खड़ा करके बताओ। क्या आप चाहोगे कि हम 5वीं अनुसूची के लिए लड़ाई लड़ेंगे? क्या आप चाहोगे कि हम जल जंगल जमीन की हक की लड़ाई लड़ेंगे? क्या आप चाहोगे कि जो बिल प्रदेश हमारे पुरखों की अधूरी इच्छा है उसके पूरी करने के लिए लड़ेंगे? यदि हम चाहेंगे तो मतभेद जो खत्म किया है तो मनभेद को भी खत्म करना पड़ेगा और हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो हम 3 अभी विधानसभा में अंदर हैं, चौथा खैरवाड़ा का भी साथ होता। ऐसा हमको समझना पड़ेगा। हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। सरकारें गांठ लगा कर बैठी है कि कब इनका शिकार किया जाए, कब इनको कहां रोका जाए। कई तरह के भ्रामक खबरें फैलाते हैं, कई तरह के लोगों के साथ में आगे लोगों को करते हैं और हमारे साथ में अत्याचार करवाते हैं। तो आप सबके बीच में ये कहना चाहेंगे कि हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है और इस लंबी लड़ाई में आपका विश्वास, साथ, सहयोग हमेशा बना रहे और हम सब अगर साथ चल पड़ेंगे तो आने वाले समय में तमाम हक अधिकार की बात जो कर रहे हैं वो हम मिलकर लेके लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये चिंतन शिविर सार्थक तब होगा जब यहाँ से मनभेद खत्म हो जाएंगे और यहाँ से सब एक होकर आगे के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि इतिहास हमारा पढ़ लेना। हमने रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कटे थे, गढ़ लड़े थे, तब हम भील कहलाए हैं। पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक भाई ने कहा था कि आप विधानसभा में जाओ तो बात रखना कि एनसीईआरटी की किताब में 9वीं का जो पाठ है उस पाठ को जो बदलने की बात कर रहे हैं, मैं और मेरे साथी आप सबको भरोसा दिला रहे हैं कि आसपुर से विधायक उमेश जी डामोर और बागीदोरा से विधायक जय कृष्णा जी पटेल भी, हम तीनों लेटर लिखकर भी अवगत कराएंगे और सदन के अंदर जरूरत पड़ी तो पूरे सदन के अंदर हम लोग सामने खड़े होंगे अधिकारों की जब बात आएगी। जब जब भी मौका मिला था विधानसभा के अंदर हम तीनों भाइयों ने सरकार को पहली बार एहसास कराया कि आदिवासी विधायक ऐसे होते हैं और यह ताकत आप सबकी वजह से है, आप सबका भरोसा है, आप सबका साथ है, इसीलिए है और आपको पुनः भरोसा दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई हो, चाहे लड़ाई खरवाड़ा की हो, चाहे लड़ाई डूंगरपुर की हो, चाहे लड़ाई छत्तीसगढ़ झारखंड की हो, चाहे लड़ाई देश के किसी भी कोने की हो, तो जब भी बात आएगी आदिवासियों की हमको आगे खड़ा मिला पाओगे। क्योंकि जब जब आदिवासियों के साथ में अत्याचार होता है तो हमको ऐसा लगता है
जैसे कि हमारे ही हिस्से की कोई हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगी हो और ये पीड़ा हम झेल नहीं पाते हैं। तो आज उन तमाम बातों के लिए मैं शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। जितनी बातें आपने समझी है, चाहे वो शिक्षा के लिए समझी है, रोजगार के लिए समझी है, इन बातों को जहन में लेकर आप घर जाएं। कई साथियों ने कहा था कि माता बहनों का जो शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती जा रही है। हमारे समय में नहीं, हमारे बाप दादा के समय में खेत पर एक ही खेत में सिर्फ बाड़ी होती थी, उस बाड़ी से फसलें की जाती थी और सिर्फ नमक लेने बाजार में जाया करते थे। और आज उस अपन सारा खेत अपना होते हुए भी बाजार का खा रहे हैं, इसलिए हमारी हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है। दूसरा कारण हम कह सकते हैं, हम कितने सारे व्रत उपवास में जी रहे हैं। तो मेरे जिंदगी में कभी व्रत नहीं किया, इसलिए ऐसा हूं। तो इसलिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।